स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं शुरू कर दूं? जी भैया, जी भैया अच्छा, जी, निवेदन है आपसे जी। हाँ जी। आज का जो टॉपिक मुझे मिला है वो है हास्य चिकित्सा को भी अपना कर देखें। तो एक बार हम पढ़ देता हूँ। रोग का संबंध शरीर से कम और मन से अधिक होता है। भैया, हाँ भैया। वाचन में आप तो सार प्रस्तुतिकरण में है ना, भैया उसमें एक्चुअली है ना, आज कहीं भी बिजी हो रखी है। तो कोई और बात नहीं, तो ऐसा है तो हम में से फिर इसको पढ़ते हैं कोई, तो फिर आप भैया इसका इसमें सार ना, प्रस्तुतिकरण मैं आपको करेंगे। बताऊं, इसमें सार में भी बहुत ज्यादा कुछ है नहीं भैया, तो क्योंकि ठीक है, तो आप साथ बहुत, साथ में ले सकते हैं दोनों को। जी जी जी, हाँ हाँ हाँ, ठीक मतलब है भैया। इसमें चर्चा ही कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं कि इसमें कि गुरुदेव ने सारा का सारा लिख ही डाला है क्या उसका ठीक है भैया। प्रभाव है हाँ। तो रोग का जैसा जैसा आप संबंध जी शरीर से कम और मन से अधिक होता है। कितना ही सुख सुविधा संपन्न जीवन क्यों ना जीते रहा जाए, पर मन में अप्रसन्नता बनी रहने पर तो व्यक्ति विभिन्न प्रकार की आदि व्याधियों का शिकार ही बनता और स्वास्थ्य को चौपट करके देख रख देता है। यही कारण है कि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में रोगी की खिन्न, उदास एवं तनावग्रस्त मन स्थिति को प्रसन्नता प्रफुल्लता में बदलकर आरोग्य प्रदान करने की नवीनतम विधियां सुविकसित होती जा रही हैं। हास्य से उपचार की एक ऐसी विद्या अब स्वास्थ्य विज्ञानियों के हाथ लगी है। स्वीडन के मूर्धन्य चिकित्सा शास्त्री डॉक्टर लार्स ने कुछ इसी तरह के प्रयोग 6 रोगियों पर पिछले दिन किए जो तनाव और हड्डियों के दर्द से पीड़ित थे। हास्य चिकित्सा द्वारा उपचार होने से वे आज स्वस्थ सानंद जीवन का अनुभव कर रहे हैं। डॉक्टर लार्स ने इस चिकित्सा पद्धति की सफलता का रहस्य सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित जीवन क्रम को ही बताया है। उनसे इस प्रयोजन की पूर्ति हेतु एक हास्य दल को संगठित किया गया, जिसमें चिकित्सकों को एवं नर्सों को ही चुना गया। इस दल का मूलभूत प्रयोजन हंसने हंसाने की पुस्तकें और ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करना तैयार करना था, जिसके माध्यम से रोगी की जीवनचर्या को में मनोविनोद, हास परिहास और हर्षोल्लास का समावेश किया जा सके। रोगी के जीवन को सरल, सरस और सुगम बनाने का यह एक बड़ा ही प्रभावोत्पादक तरीका है। उनके शोध निष्कर्षों का यही सार संक्षेप है कि मन को प्रसन्नचित्त बनाया जा सके तो तनाव मुक्ति का उपक्रम आसानी से बिठाया जा सकता है। चिकित्सा से पूर्व और बाद में रोगियों की शारीरिक और मानसिक स्थिति का परीक्षण करने से ही वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हंसती मुस्कुराती आकृति प्रकृति के लोग ही अधिक स्वस्थ और सानंद जीवन जीते हैं। गांधी जी ने हास परिहास को अत्यधिक महत्व दिया था। वे प्राय यही कहा करते थे कि मेरे जीवन क्रम में से हंसी और मुस्कुराहट यदि निकाल लिए जाए तो आत्महत्या के अतिरिक्त और कोई विकल्प ही नहीं सूझेगा। ब्रिटिश लेखक लॉर्ड लिनलिथगो ने सेंस ऑफ ह्यूमर नाम की अपनी कृति में हर्षोल्लास की मनस्थिति को जीवन निर्माण की आधारशिला बताया है। वे अपने व्यंग्य चित्रों और कार्टूनों पर स्वयं हंसते व सतत तनाव मुक्त बने रहते थे। संसार भर के चिकित्सा विज्ञानी अब इस तथ्य को पूर्ण रूपेण अंगीकार करने लगे हैं कि हंसती मुस्कुराती जीवनचर्या स्वस्थ जीवन का मूलभूत आधार है। शरीर के भीतर अंग अवयवों की संरचना कुछ इस ढंग से है कि वे हास परिहास के वातावरण में सही रूप से सुसंचालित होते और मानवीय स्वास्थ्य को अक्षुण्ण बनाए रखते हैं। मुक्त कंठ से हंसने से आमश आनंद की लहरों से झंकृत हो उठता है, जिसके फलस्वरूप पाचन क्रिया की क्रियाशीलता स्वतः ही बढ़ने लगती है।
हृदय स्पंदन में वृद्धि होती है और रक्त प्रवाह बढ़ने लगता है। कहने का अभिप्राय है, हंसी मुस्कान बिखेरना, रक्त संचार केंद्र को अनुप्राणित करना और श्वास प्रश्वास प्रक्रिया में तेजी लाना है। समूची काया में ऊष्मा का प्रभाव बढ़ने से व्यक्ति में ओजस्विता छलकने लगती है। हंसना मनुष्य की स्वाभाविक क्रिया है। सृष्टि का कोई और दूसरा प्राणी हंसता हुआ नहीं देखा जाता। इसी विशेषता के आधार पर विचारकों ने इसे हंसने वाला प्राणी कहकर परिभाषित भी किया गया है। पर बढ़ती हुई तनावपूर्ण जीवन शैली ने मनुष्य का हंसना गुनगुनाना भी भुला दिया है। इस भूल के कारण शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। व्यक्ति अनेक व्यथाओं से घिरा रहता है। गहराई से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश के चेहरे पर चिंता की रेखाएं खींची हुई है, अवसाद से मन भरा हुआ है। जीविका कमाने का संघर्ष एवं भौतिकता को ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने की होड़ में मानव उनसे प्रसन्नता को छीन लिया है। मनुष्य यह भूल गया है कि सफल जीवन के लिए हंसती हंसाती हल्के मनोस्थिति ही आवश्यक है। वापस से पढ़ता हूं मैं लाइन। मनुष्य यह भूल गया है कि सफल जीवन के लिए हंसती हंसाती हल्की मनस्थिति ही आवश्यक है। अकारण चिंतित एवं गंभीर बने रहने से कुछ प्राप्त नहीं होता, उल्टे हानि उठानी पड़ती है। 10 वर्षों से अमेरिका के कॉरपोरेशन एवं अस्पतालों में उल्लास का संदेश देने वाले मूर्धन्य चिकित्सा वैज्ञानिकों जोएल गुडमैन का कहना है कि व्यक्ति को जीवन में एक रास्ता नहीं आने देनी चाहिए। जीवन में चाहे जितना भी संघर्ष करना पड़ता हो, शारीरिक मानसिक जटिलताओं का सामना करना पड़ता हो, लेकिन इसमें जीवन में सुषुप्तता को प्रवेश नहीं पाने देना चाहिए। हंसी का फुवारा ही वह स्रोत है जो शरीर में रोगमुक्त करने वाली जीवनी शक्ति को बढ़ावा देता है और मन में नया उल्लास पैदा करता है, उत्साह पैदा करता है। पुराने जमाने में राज दरबार में विदूषक होते थे। ये राजा के तनाव को दूर करने के लिए हल्के फुल्के चुटकुलों और कहानी किस्सों को सुनाया करते थे। इन दिनों अमेरिका में इस कार्य के लिए डॉक्टरों की मदद ली जा रही है। हंसी मजाक के डॉक्टर जगह जगह पर उभरे हुए हैं। कैलिफोर्निया स्थित फ्लेयर इनकॉर्पोरेशन के संस्थापक अध्यक्ष श्री मेरविस्टीन का कहना है कि स्वयं किसी कार्यभार को विनोदपूर्वक हल्के फुल्के ढंग से लेते हैं और मनोयोग पूर्वक इसे पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। लोगों को वे सलाह देते हैं कि अपने काम को गंभीरता से तो लें, किंतु हल्की फुल्की मनस्थिति को बनाए रखें। व्यवस्था की प्रवीणता का यह एक आवश्यक गुण है। व्यक्ति में स्वयं अपने प्रति विनोद की भावना होनी चाहिए। यहाँ काम को गंभीरता से न लेने के और अभिप्राय गृह जिम्मेदारी का नहीं है, बल्कि एक ऐसी मनस्थिति का है जो कार्य दिक से प्रभावित नहीं होती है। हंसी प्रदान करने वाले चिकित्सकों ने यह भी निर्धारित कर दिया कि एक मजदूर को कितनी बार में हंसना चाहिए दिन में। तरह तरह के मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से ये हास्य चिकित्सा मनुष्य को फिर से हंसना सिखा रहे हैं, हंसना सिखा रहे हैं। हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है। शरीर में पेट और छाती के बीच एक डायफ्राम होता है जो हंसते समय कंपित होता है, जिससे सारे आंतरिक अवयवों में गतिशीलता आती है। नियमित रूप से हंसना शरीर के सभी अवयवों को ताकतवर और पुष्ट बनाता है। खुलकर हंसने से रक्त संचार की गति बढ़ जाती है तथा पाचन तंत्र अधिक कुशलता से कार्य करता है। हंसी श्वसन क्रिया को तेज करती है और फेफड़े में रुकी दूषित वायु को बाहर निकलने में सहायक होती है। हंसने के कारण फेफड़े के रोग नहीं होते। हंसने का लाभ यह भी है कि यह जीवन की नीरसता, एकाकीपन, दुष्कृत भावना, थकान, मानसिक तनाव एवं शारीरिक दर्द से राहत दिलाता है। अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिक फ्लेयर इनकॉर्पोरेट बर्कली ने डॉक्टर फ्रेंच का कथन है कि अपने बच्चों को हमेशा प्रसन्न रहने की शिक्षा देनी चाहिए। उन्हें प्रतिदिन हंसाने का प्रयत्न करना चाहिए। कभी कभी माता पिता अपने बच्चों को जोर से हंसने पर मना करते हैं, किंतु इससे बच्चों का स्वाभाविक उत्साह नष्ट हो जाता है। यदि बच्चों में हंसी का विकास नहीं हुआ तो आगे चलकर वे आसपास हंसी खुशी का स्वच्छंद वातावरण नहीं बना पाएंगे।
हास्य चेतना का विकास मनुष्य को अपनी खामियां दूर करने के काफी सहायक सिद्ध होता है। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों में अब यह भी स्पष्ट हुआ है कि अधिक हंसने वाले बच्चे अधिक कुशाग्र बुद्धि होते हैं। हंसना उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। जापान में लोग अपने बच्चों को प्रारंभ से ही हंसते रहने का शिक्षण देते हैं। वे इस सिद्धांत को मानते हैं कि असफलता और सफलता दोनों जीवन में धूप छां की भांति आती है। यदि मनुष्य दोनों परिस्थितियों में हंसमुख रहता है तो उसका मन सदैव काबू में रहता है। स्टैनफोर्ड मेडिकल स्कूल के मनोवैज्ञानिक डॉक्टर विलियम फ्रायड ने तो यहां तक कहा कि हंसी के बिना जीवन नहीं है। यदि रोगी व्यक्ति हंसता नहीं है तो प्राय यह अधिक रोगग्रस्त हो जाता है। उनका निष्कर्ष है कि हास्य शरीर को झकझोर देता है, जिससे शरीर में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली अंतःस्रावी प्रणाली सुचारू रूप से कार्य करने लगती है। दिन में एक बार खुलकर हंसने को 10 मिनट नाव के चप्पू चलाने जितना लाभकारी माना गया है। रोग से दूर रहने का अचूक उपाय हास्य है। वास्तव में जब खुलकर कह कहा लगाया जाता है तो उधर फेफड़े और यकृत सभी का मसाज होता है। प्रत्येक मनुष्य हंसने का प्राकृतिक रहस्य समझ ले तो वह बीमारी से बच सकता है। हंसने का संक्रामक रोग की तरह फैलने दिया जाए तो शेष रोगों पर बहुत हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। प्रख्यात सामाजिक चिंतक और लेखक डेल कार्नेगी का कथन है कि हमें हंसी या मुस्कुराहट पर कुछ नहीं खर्च करना पड़ता, परंतु यह बहुत बहुत कुछ पैदा कर सकती है। पाने वाला भी तृप्त हो जाता है और देने वाला कभी गरीब नहीं होता। आज लोग अपनी गंभीरता तथा उदासी का कारण उत्तरदायित्व एवं चिंता बतलाते हैं। कहते हैं ढेर की ढेर चिंताएं सिर पर सवार है, जिम्मेदारियां पीछे डाल रही हैं। ऐसे में कैसे हंसे? किंतु वे यह नहीं सोचते कि उदास रहने से चिंताएं और प्रबल तथा उत्तरदायित्व और बोझिल हो जाता है, जबकि हंसने और प्रसन्न रहने से उसका बोझ हल्का मालूम होता है। उन्हें वहन करने की शक्ति में वृद्धि होती है। एक बार किसी विदेशी ने महात्मा गांधी की विनोद प्रियता के विषय में प्रश्न किया तो बापू ने बताया, यदि मुझमें विनोद प्रियता की वृत्ति ना होती तो मैं चिंताओं के भार से दबकर कभी भी का मर गया होता। यह मेरी विनोद प्रियता ही है जो मुझे चिंताओं में घुलने से बचाए रखती है। जिनकी हास्य विनोद में रुचि नहीं, हर समय रोनी सूरत बनाए रहना है, उनका साथ देना लोग कम पसंद करते हैं। एक विचारक ने कहा है कि अगर तुम हंसोगे तो दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी, और अगर तुम रोगे तो तुम्हारे साथ साथ ना देगी। जीवन का सामाजिक बनाने के लिए भी हास्य की आवश्यकता है। भौरे उसी फूल पर बैठते हैं जो खिला दिखाई देता है। मुरझाए फूल पर न कभी भ्रमर जाते हैं न तितलियां। हंसता मुस्कुराता चेहरा व्यक्तित्व के आकर्षण में चार चांद लगा देता है। हम इसका महत्व नहीं समझते, इसलिए मनहूस बने रहना पसंद करते हैं। मनुष्यत मिटाने और दैनंदिन जीवन में तनाव से मुक्ति पाने का सर्वोत्तम उपाय है कि जीवन को एक खेल की तरह लिया जाए, खिलाड़ी की मनस्थिति रखी जाए, अपनी बेवकूफियों पर स्वयं हंसा जाए व दूसरों को प्रफुल्ल रखा जाए। भोंडा हास्य नहीं अपितु स्वभाव में सहज सौजन्य से भरे विनोद का समावेश व्यक्ति को कितनी ही विभूतियों से भर देता है। यह तब समझ में आएगा जब हम समाज संपर्क में इसका प्रयोग करके देखेंगे। आइए खुशियां बटाएं, हंसी खुशी का वातावरण चारों ओर बनाएं। यही मनुष्य जीवन की स्वाभाविक स्थिति है। ये चैप्टर तो पूरा हो गया, इसमें लगभग सब बताया जा चुका है, कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, लेकिन ये चैप्टर आपने मेरे को क्यों दिया है ये मेरे को समझ में आता है। जी भैया जी। इसमें बात तो सारी की सारी स्पष्ट है। तो मेरा तो इसमें अनुभव यही है, मेरे तो बचपन से यही आदत थी हंसने की। मतलब अगर बातें बताऊं तो मैं और मेरे एक कजन है कन्नू, अब तो वो ऑस्ट्रेलिया में है, तो बचपन में हमें अगर साथ में छोड़ देते तो हम हंसते हंसते रहते थे आधा आधा एक घंटे तक। तो कुछ कई बार प्रवृत्ति भी होती है, लेकिन जो टेक अवेज मेरे को लगे इस चैप्टर से, आजकल जो देखा जाता है आदमी इतना गंभीर हो गया, वो हंसता भी है तो बड़ा ऊपरी ढंग से हंसता है। मतलब वो अंदर से दिल से हंसना ही बहुत भूल गया। जैसे हम भी अब जैसे जब से प्रैक्टिस में है तो देखते हैं कई सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनसे मिलते हैं, एम्प्लॉय से मिलते हैं, तो मैंने देखा एंटरप्रेन्योर ज्यादा तनाव में रहता है। और पता नहीं कौन सी खैर होती होंगी, कई सारी उनकी दिक्कतें रहती होंगी,
लेकिन अगर आप हंसो अंदर से एकदम मस्त, जो कहते हैं ना गुरुदेव की खिलाड़ी का जीवन जिया जाए, जब खिलाड़ी का जीवन यही होता है कि ठीक है यार अपना काम कर लिया, आप एकदम हंसी खुशी करके वहां से डाइवर्ट हो जाओ और फिर अपने जो नॉर्मल है उसके अंदर वापस आ जाओ। इससे आपकी कैपेसिटी भी बढ़ती है, आप चीजों को कैसे देखते हो, कैसे उनका सामना करते हो, उसमें भी वृद्धि होती है। मुझे लगता है कि हंसने वाला जीवन श्रेष्ठ है। हंसी की, और ये मतलब सिखाया नहीं जा सकता, ये तो क्या है, एक रहने का तरीका है। बच्चों को जैसे आजकल हर चीज के लिए हम मना कर देते, इसमें बताया कि उनको हंसने नहीं देते खुल के, बच्चों को खुल के हंसने देना चाहिए, खुल के जैसे वो बात करने चाहिए। आजकल देखा गया कि इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में बोलो, ये एक बड़ी समस्या आ गई है हमारे समाज में। और बच्चा इंग्लिश में बोलेगा, उसको समझने में उसको कन्वर्ट करता है, फिर वो उसको एक्सप्लेन करता है, उसमें हंसना वसाना सब भूल ही जाता है। बच्चों को स्वाभाविक जैसा है वैसे रहना दिया, जैसे छोटा बच्चा होता है जब वो पैदा हुआ होता है और बस वो हंसता है, जब उसको हंसना होता है हंसता है, और जैसे वो बड़ा होता है तो वो सोचने लग जाता है हंसने के लिए, तो वो प्रवृत्ति थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। तो मुझे लगता है कि बच्चों को स्वाभाविक ही ऐसे रहने देना चाहिए कि वो अपने हंसते हंसाते जीवन को। हमारी एक बुआ थी, मैं आपको अगर एक बताऊं, तो उनका क्या था, उनके बच्चे बहुत अच्छे पढ़ते थे, मतलब उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते थे। मैं और मेरा कजन जो थे उनके कम आते थे। तो जब से रिजल्ट सबका एक ही टाइम पे आता था, तो जैसे ही रिजल्ट आता था तो हमारे तो 70-75% आते थे। हम समझ जाते थे आज बुआ जरूर रहेंगी बच्चों को लेकर के। और बुआ आती और जैसे ही आती हम तो अंदर घुस जाते थे कमरे में, और वो यही पूछते थे कन्नू विक्की तुम्हारा रिजल्ट क्या है। और जब हंस के जवाब देते थे हमारा इतना है, फिर क्या है, सामने वाले के पास कुछ बचता नहीं है कि अब क्या बोले। और यही अगर व्यक्ति परेशान होके बोले अच्छा मेरा तो इतना है, और खुद का मुंह सुझाले, तो सामने वाले का भी पर्पस हो जाता है। मैं मेरे भाई को बचपन में बहुत चिढ़ाता था, लेकिन चिढ़ाता था और गुस्सा करता था। जब उसको समझ में आ गया मैं गुस्सा कर रहा हूँ इसलिए वो चिढ़ा रहा है, उसने गुस्सा करना बंद कर दिया, और वहां से फिर मेरे को चिढ़ाने का मजा ही नहीं आया। तो मैंने देखा आदमी जीवन में सफलता का जो उसका वो होता है, वो ये है कि बहुत हल्की फुल्की मनस्थिति के जीवन जिए, बहुत ज्यादा पैसा और ये उन सब में प्रभाव में ना आकर के, अगर व्यक्ति हंस रहा है, हंसी खुशी का जीवन है उसका, उसके आसपास रिलेशंस अच्छे हैं, और आध्यात्मिक उसका वो है व्यक्तित्व, तो हल्की सी हंसी सामने वाले की घमंड को चूर कर देती है। तो मुझे लगता है कि व्यक्ति को हंसते रहना चाहिए, और इन चीजों पे कभी ध्यान नहीं देना चाहिए मेरे पास कितना वो है, कितना मेरा साधन है, कितनी संपदा है। इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट है, हंसता मुस्कुराता है, और आध्यात्मिक जीवनचर्या उसकी है, उसके आसपास ह्यूमन रिलेशंस मेंटेन्ड है, तो मुझे लगता है उससे सक्सेसफुल कोई व्यक्ति नहीं है। तो इतना ही है भैया मेरा इसमें टेक अवे, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। जी भैया, अभी आपको बोलते हुए ऐसा लग रहा था कि आप बोलते रहें और हम लोग और मन ही मन मुस्कुराते रहें आपकी बातें सुन के। ऐसा तो तो ये तो भैया, इससे- लेकिन हाँ ये है कि मतलब, अच्छा इसमें एक चीज और है, मैंने तो ये ऑब्जर्व किया भैया, जितनी ज्यादा विषम परिस्थिति हो, जैसे ऑफिस में ज्यादा स्ट्रेस होगा, जैसे सबसे ज्यादा हंसी कब आती थी, स्कूल में जब बहुत स्ट्रिक्ट टीचर होता था और वो किसी को बोलने ना दे, उसके पीरियड में सबसे ज्यादा हंसी आती थी। या ऑफिस में जब बहुत ज्यादा तनाव स्ट्रेस वाली स्थिति होती थी तब ज्यादा हंसी आती है। कोई नया काम लेते हैं तो उसमें ज्यादा हंसी आती है, क्यों, वो फिर एकदम से शायद खुद को लाइट करने के लिए आदमी वो खिलखिला के जब हंसता है तो लगता है कि सारा का सारा स्ट्रेस खत्म हो गया, और फिर नई चीजों को एब्जॉर्ब करने की स्थिति में आ जाता है। तो ठीक है, एक मेरे को लगता है ये व्यक्तित्व में एक चीज होनी ही चाहिए, और ये तभी हो सकती है जब को खुद को हल्का फुल्का रखा जाए। खुद को हमेशा लादे रखेंगे, हमेशा खुद को टेंशन में रखोगे, तो फिर वो वैसी स्थिति हो जाएगी, फिर छोटे से छोटा काम भी बहुत भारी लगने लगता है, और हर चीज में परेशानी दिखने लगती है। तो बस यही है। तो जैसे भैया, जैसे आप खुद जो है एक खुद एक सीए हैं और एक सीए फर्म चला रहे हैं, पूरी एक कंपनी चला रहे हैं अपनी, एक फर्म चला रहे हैं पूरी, है ना। तो हाँ। उसमें बहुत सारे ये होता है। और हाँ तो फिर आप कैसे अपने आप को तनाव रहित रखते हैं इतना, क्योंकि ये चैप्टर मैंने आपको जब भी देखा है ना हंसते हुए, आप जो है, जो आपकी हंसी होती है वो दूसरों को भी जो है भाव विभोर कर देती है, भाव विभोर नहीं, दूसरों के अंदर भी एक उमंग और उल्लास जगाती है ना। भैया, मैंने ऑफिस में भी बहुत। ये मेंटेन करता हूँ मैं। मतलब जैसे मेरे नीचे अभी दो ही बंदे, अभी तो हमने शुरू ही किया है, जी। तो हम लोग यही कोशिश करते हैं, मेरी शुरुआत से आदत रही है, जहां भी जाऊं वहां एक आध करेक्टर ढूंढ लेते हैं। ये अब हालांकि वैसे सही तो नहीं है, लेकिन हम अब क्या है, स्वभाव बन गया। तो उसको देख देख के हंस लेते हैं। और वो कभी कभार ऐसी हरकतें हो जाती है स्ट्रेस के अंदर, जिसको देख के हंसी आती है। और साथ वाला नीचे वाले का ही व्यक्तित्व, मैं बंदे भी ऐसे समझ जाता हूँ जिनको रखना है कि हाँ यार ये भी
हंसी, मतलब मेरे को लगता है कि बंदे बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होने चाहिए टीम में भी, ऐसे वातावरण होना चाहिए कि आओ तो एकदम हंसे खुल के, ठीक है जितना भी स्ट्रेस हो देख लिया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, काम नहीं होगा, क्लाइंट चला जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन हंसी खुशी का माहौल रहे, सामने वाला भी अगर आपके पास 9 घंटे 10 घंटे आ रहा है तो वो इसी वृत्ति से है कि यार चलो आज कुछ नया करेंगे, कुछ मजेदार करेंगे। तो हम लोग यही कोशिश करते हैं, क्लाइंट प्लेस पे भी जाए तो कुछ ऐसा ढूंढते रहते हैं, एक आध करेक्टर आपको हर जगह मिल जाता है। एक कहीं है वो, एक है वो क्लाइंट, वो क्या कंधे ही थोड़ी उचकाते रहते हैं, उनको देख देख के कभी हंसी आ जाती है, कभी कुछ और होता है, कभी कुछ और होता है, तो हर जगह कुछ ना कुछ मिल जाता है, तो उसी से स्थिति सही हो जाती है। तो कभी सीरियस बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश ही नहीं की, मुझे लगता है कि जितना हल्का फुल्का रहे एनवायरनमेंट, और आपके नीचे वाले या साथ वालों से जितनी आपकी मिलती हो तालमेल, उतना अच्छा रहता है, एक अच्छा कोहेसिव एनवायरनमेंट हो जाता है। और जो चीजें बहुत हावी लगती हैं बहुत चुटकियों में सॉल्व हो जाती है उस एनवायरनमेंट में, नीचे वाला काम भी बहुत करती है टीम आपकी, वो खुश भी रहती है, आप भी खुश रहते हो, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट हो जाता है, घर की तरह एनवायरनमेंट हो जाता है। जी भैया, बहुत बढ़िया। आजकल ये बड़ी समस्या है। मतलब हम लोग अगर सोचे कि हम पिछली बार खुल के कब हंसे थे, तो शायद हम लोग को याद नहीं होगा कि पिछली बार खुल के कब हंसे थे हम। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत तो मतलब हंसते रहते हैं वैसे, लेकिन एक बहुत ज्यादा, एक कभी कभी तो एक बार कभी ऐसा होता था कि इतना इतना हंसते थे कि हंसते हंसते ना पेट में दर्द होने लगता था, इतना ज्यादा मतलब हम लोग हाँ। हंसा करते थे, वो सब करते थे। लेकिन अब तो बहुत दिन हो गए, अभी याद नहीं है पिछली बार कब इतनी जोर से हंसे थे। थोड़ा बहुत तो हंसते रहते हैं हम लोग, मुस्कुराते रहते हैं, प्रफुल्लता भी बनी रहती है। लेकिन वो वातावरण पता नहीं अब कहाँ चलता चला जा रहा है कि मतलब इतना ऐसा कुछ मौका ही नहीं मिलता है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि व्यक्ति इतना हंस ले और उसके भैया पेट में कहीं दर्द ना होने कहीं ना लगे। मुझे लगता है चारों ओर ऐसी परिस्थिति बन गई, जैसे हम भी जब डील करते हैं तो मैंने देखा आजकल आदमी जितना पोलाइट बात करता है शायद आज से पहले कभी नहीं करता था। जो हम एटिकेट्स कहते हैं ना, एटिकेट्स डालो, मैं उसी पे थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ, जो मेरा अनुभव कहता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं बड़ा जो गहराई से महसूस करता हूँ, हर आदमी इतना पोलाइट बात करता है, आपको लगता है कि ये तो बड़ा देवता समान है, लेकिन अंदर से उसका एक ही चल रहा होता है कि कैसे सामने वाले आदमी को खा जाए, कैसे उससे पैसा निकाल ले, अंदर झूठ मक्कारी यही बनी रहती है। और मैंने देखा है, जब आप अंदर से और बाहर से एक जैसे नहीं होते ना, तो वो हंसी कभी खुल के नहीं आ पाती। चारों तरफ हमारे एनवायरनमेंट ऐसा बन गया, खासतौर पे गुड़गांव में हर आदमी अंदर बाहर से बड़ा अलग है, वो बस मतलब के लिए दूसरे को देखता है, मतलब के लिए दूसरे को देखता है, तो उसकी हंसी भी मतलब ही हो गई है। जय गुरुदेव। नमस्ते। बेटा आप बहुत अच्छा बोल रहे हो। आपको सुन करके अपना बचपन याद आ गया। बिना बात के हंसते थे और डांट पड़ती थी, बहुत हंसती हो बहुत हंसती हो। इत्तेफाक से हाँ शादी हुई, ससुराल में आई तो सास बोली हट में, थी अच्छी नहीं लगती। और साहब वो और आपकी बात सुन करके एकदम हंसी आ गई मुझे कि देखो, हंसने के लिए वाकई तरस गया है आदमी। और बिल्कुल जो तरस जितना गया। पोलाइटली होता है ना वो उतना ही कनिंग होता है, मतलब हाँ धूर्त जी। होता है। हाँ जी। बिल्कुल मुझे तो नए शब्द बोलने से ज्यादा सही लगते हैं, बिल्कुल पर्टिकुलर शब्द बोलो। बिल्कुल, जो अंदर से जितना साफ होगा मैंने देखा उतना खसकुल खिला के हंसता है। मैं पापा चाचा जब यज्ञ कराने जाते थे, मैं 10th क्लास में था, तो यज्ञ में हाँ कभी कभार ऐसी चीज होती थी जो उस टाइम पे बड़ी हंसी आती थी और मेरे से हंसी रोकी नहीं जाती थी, तो पापा चाचा मुझे रोक देते थे, हालांकि ये भी खुल के हंसते। और घर जाके हम बैठते थे तो बस वो हल्का सा याद करके तीनों ऐसे खा के मार के हंसते थे, तो हमारे दादाजी पूछते थे पहले ये तो बता दो हुआ क्या है, उसके बाद में हंस लेना। लेकिन क्या है ना, एक प्रवृत्ति शुरुआत से घर में सबने बड़े साफ दिल, सब खुल खिला के हंसने वाले, कोई ज्यादा बड़प्पन ना दिखाना, तो जितना स्वाभाविक, जितनी मेरे को लगता है कि एक हल्की मनस्थिति, जो गुरुदेव ने वर्ड यूज किया है ना, हल्की और साफ, ये मनस्थिति सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आपको हंसती खेलती जिंदगी लेनी है तो। अदरवाइज तो आप कितनी ही करते रहो, अगर आप दूसरों के गलत सोचोगे तो पलट के वही आना है, और दूसरों के लिए अच्छा और फिर मुझे लगता है कि हमारी इस पूरे ब्रह्मांड में बिसात ही क्या है, मतलब हम तो बहुत छोटे से छोटे कण में भी नहीं दिखते इस ब्रह्मांड में, तो हम इतनी ज्यादा परेशानी लेके बैठे ही क्यों। आए हैं तो ठीक है, जितना अच्छा कर सकता है करें, 9 घंटे 10 घंटे का लगाएं, बाकी समय अपना आध्यात्मिक प्रगति करें, हंसते खिले, जहां जिनसे मिले वहीं पे खुशी बांटनी चाहिए, तो वो व्यक्तित्व अलग ही खिलता हुआ दिखता है। मैंने उनका सुना था, ये अपने जो क्या नाम है उनका, सुधा मूर्ति जी, जो नारायण मूर्ति जी की वाइफ है, अब उनका चेहरा देखते ही एक मजा आ जाता है, मतलब इतना साफ है उनके अंदर, उनकी हंसी हर वक्त हंसती रहती है, हर वक्त हंसते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति तो जो जितना साफ होगा मुझे लगता है यही है, हल्का लाइफ जिए,
साफ रहे तो वो उतना ही हंसी आनंद की जीवन और अच्छा जीवन जिएगा, ये शायद हो। जी भैया, बहुत सुंदर कहा आपने। ये बहुत ही बढ़िया बात है कि व्यक्ति अंदर से जब तक पवित्र नहीं होगा तब तक उसे खुल के हंसी भी नहीं आएगी। हाँ उसका कहीं ना कहीं बनावटीपन रहेगा उसमें। जी बिल्कुल भैया, बिल्कुल। जी। तो बस तो और भी भाइयों बहनों से मेरा निवेदन है कि अपनी अपनी बात को। जी राजेंद्र जी, भाई साहब। जी भैया प्रणाम। जी भाई साहब प्रणाम। हाँ भैया, आपने जो कहा ना कि अब ये याद नहीं है कि हम जीवन में अपने कब खुल के हंसे थे, भीतर से कब हंसे थे, ये वास्तव में याद नहीं है। लेकिन हंसते तो थे, क्योंकि जो अपनी लाइफ स्टाइल थी उसमें लोगों के साथ उठना बैठना हंसी मजाक सब होता था। लेकिन जब 2-3 साल पहले हम साधना के क्रम में आए जो है, तो ये बात जैसे हमने पुरानी गलतियां, पुराना रहन सहन, उठना बैठना बोलना, इसमें हमको लगा, वो समझ में आया कि ये तरीका गलत है। तो धीरे धीरे हम गंभीर होते गए उन चीजों को छोड़ते छोड़ते। तो लोग टोकते थे, आप इतने गंभीर क्यों हो गए, इतने गंभीर। अब चूंकि मेरा साधना चल रहा तो मैं बड़ा चिंतित रहता था। एक बार गायत्री महाविज्ञान में पढ़ रहा था तो उसमें ये चीज आई थी कि जब साधना में व्यक्ति लगता है तो उसके अंदर 2-3 लक्षण आने लगते हैं। तो फिर मुझे कुछ संतुष्टि हुई। लेकिन भाई साहब, वो गंभीरता मेरे जीवन का एक अंग बनता चला गया, क्योंकि हम इससे और लगाव बनाते गए और चीजों से, सांसारिक चीजों से दूरी बनाते गए। तो ये जो हंसी का क्रम था, खुल के हंसना, लोगों के साथ बैठना उठना, तरह तरह के लोगों का, वो बंद कर दिया हमने। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है कि हम जो साधना कर रहे हैं, तो वास्तविकता है कि गंभीर तो होना नहीं, अरे बिना हुए ये साधना हो नहीं सकती। और अगर साधना कर रहे हैं तो गंभीर होंगे, तो फिर ये हंसी कहाँ से लाई जाए, किस रूप में? भाई प्रसन्न रहना दूसरी चीज है, खिलखिला के हंसना और उस तरह की जो वातावरण था, वो वातावरण हमने छोड़ दिया। उस वातावरण में जाने के लिए फिर वो साधना क्रम में हमारे डिस्टर्बेंस आएगा। तो ये क्या है इसमें, लॉजिक क्या है इसका? अमन भैया आप ले रहे हो? नहीं नहीं भैया, आप लीजिए कृपया। जी देखो भैया, सर मेरी साधना इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन हाँ आध्यात्मिक मतलब हम भी जैसे जप और वो स्वाध्याय इसको चलाए रखते हैं। तो आपकी बात तो ठीक है, गंभीरता आती है, क्योंकि मुझे लगता है जैसे ही आप साधना की दुनिया भी अपनी अलग दुनिया है और ये व्यक्तित्व को अपने आसपास बनानी पड़ती है, एक शैल में जाना पड़ता है। जैसे हम कभी बोर्ड की या सीए की या कोई भी बड़ी पढ़ाई करते हैं तो हमें क्या है, समाज से हट करके एक शैल में जाना पड़ता है, गंभीर अवस्था में आना पड़ता है। तो साधना से गंभीरता आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपका चिंतन भी एकदम फोकस हो जाता है, आपका चीजों को देखने का तरीका अलग हो जाता है। तो ये तो हो सकता है कि जो बातें शायद पहले जिन पे हंसी आती थी उन बातों पे मतलब उन लोगों के साथ बैठने की अब इच्छा ना हो, क्योंकि एक तो ये होता है कि मतलब उन्हीं लोगों के साथ बैठे दिन भर ठहाके लगा रहे हैं, वो चीजें तो कम हो ही जाती है। लेकिन जो वृत्ति है, वृत्ति में मेरे को लगता है कि ऐसा नहीं होता। आप साधना में ऐसा तो है नहीं कि अब हम पूरे दिन अपनी कोठरी में ही एक जगह बैठ के पूरा वही करते रहते हैं। हमारा नहीं भाई एक साहब, आप नहीं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है। साधना का मतलब ये नहीं है। हाँ हमारा मतलब समझिए आप, हम 2 ही घंटा सुबह, 2 घंटा दोपहर, 2 घंटा शाम साधना करते हैं। हाँ बाकी 18 घंटा हमारा जो है सारे कामों में लगता है। लेकिन हाँ अपने हमने प्रवृत्ति देखी कि जिस तरह से हम पहले बात करते थे, या लोगों के हाँ साथ हंसी मजाक करते थे, या उठते बैठते थे, या खाते पीते थे, उन चीजों को हमको अपना शेकआउट करना पड़ा। अगर हम नहीं करते तो फिर हम साधना में ये 2 घंटा भी समय नहीं देते। फिर साधना में समय देने का कोई मतलब, साधना तो बहुत दिन से चल रहा है जब, लेकिन वो हाँ कर्मकांड के रूप में था, कोई मतलब नहीं था उसका। लेकिन जब तक ये स्वाध्याय और चिंतन चलने लगा, तो हमने देखा ये चीजें तो, सांसारिक चीजें बड़ी गलत हो रही हैं। और हम जहाँ उठते बैठते हैं वहां या तो राजनीति की बात होती है या दूसरे तरह की बातें होती है, जो हमको अच्छी नहीं लगती। अब पहले अच्छी लगती थी, अब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। जिस तरह का हम वातावरण चाहते हैं, वहां पे इस तरह का माहौल नहीं होता कि वो खुल के हंसा जाए।
वो चिंतन और चरित्र की ही बात होती है, आज के समाज की ही बात होती है। तो वो चीजों पे बिना गंभीरता लिए हम उस पे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हम तो ये नहीं कहते कि 24 घंटा रहा जाए, 2 ही घंटा, लेकिन अगर आप उस पे अमल करेंगे तो आप फिर इस हास्य विनोद को किस तरह से लागू करें कि हमको हंसी भी आवे। प्रसन्न तो रहता है लेकिन हंसता नहीं है आदमी खुल करके। सर देखो वो इसमें तभी हो। ये हो सकता है कि थोड़ा एक टाइम फ्रेम लगा, मतलब हो सकता है सर आप सही हो, देखो मैं बहुत ज्यादा तो आपको एसेस नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ हमारा थोड़ा सा क्राइटेरिया बदल जाता है। अब जैसे स्वाध्याय करते हैं, जब चिंतन मनन बढ़ने लगता है तो उसमें भी अच्छा हंसाना, ऐसा भी नहीं कि एकदम बहुत ज्यादा भी है वैसे हंसा जाए, लेकिन जब देखते हैं गुरुदेव ने क्या लिखा है या कि कोई ऐसी लाइन पढ़ते हैं तो बड़ा अंदर एक विनोद वाली स्थिति बन जाती है। जिन बातों को पढ़ के सामने वाला व्यक्ति उसको असर भी ना पड़े, लेकिन जब हम उस चीजों को गहराई से चिंतन करते हैं तो कहते हैं अरे वाह क्या लिखा है, अंदर ही अंदर एक बिल्कुल, विनोद वाली बिल्कुल, स्थिति बिल्कुल, रहती है। बिल्कुल। ये और आनंद आता है, ये हाँ, मुस्कुराहट आती है, तो ये भी लेकिन सर वो वो हँसी नहीं आती खुल के। वो भी सर आती है जब आप वो जो एकदम प्लेन वाला वो जो देखेंगे ना, देखिए हंसी क्या है, वो पवित्र भी है। वैसी कभी कोई सामने आपके घटना घटेगी, बच्चों के साथ में बैठोगे जब उनके साथ में, या कोई अच्छा कभी कोई सीरियल देखने में आई या कोई अच्छी बात सुनने में आई, तो उसके अंदर भी हंसी अपने आप आ जाएगी, अनायास आ जाएगी। ये हो सकता है कि अभी वैसी प्रवृत्ति के लोग ज्यादा संपर्क में ना आ रहे हो, जो कि वो जी, सात्विक जी, हंसी। जी, जी, असली यही बात है। उस हाँ, तरह के लोग नहीं है, और आज समाज जिस तरह से जो इस लाइन में है, वो हर समाज का व्यक्ति परेशान सा है कि किस हाँ, तरह से सुधरा जाए, या व्यक्तित्व को या गुरु के प्रचार को या व्यक्ति के निर्माण को किस तरह से किया जाए। अब हम बच्चों को देख करके, आज की जो आपने कहा बच्चों के साथ हँसने की, तो हम देखते हैं कि बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो हँसते नहीं हैं। मम्मी आज ये चीज हुआ, मम्मी आज ये मिला, मम्मी आज ये होना है। तो मतलब ये देख के लगता है यार ये तो बच्चा, आउटडोर गेम तो बंद हो गया, इंडोर गेम में वीडियो और ये मोबाइल वो चीजें रह गई। तो वो भी इससे कोड होने लगा धीरे धीरे। फिर उसके बाद होमवर्क किया। तो जो माहौल पहले था हम लोगों का, वो हाँ। माहौल तो घर से भी धीरे धीरे खत्म हो रहा, वो भी पैदा नहीं होता है कि भाई उसका नहीं सर, पढ़ना जैसे हो आप गुरुदेव का काम करने में जाते होंगे, कहीं बाहर जाते जी, होंगे, जी, 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 तो जी। तब भी कभी कभार जैसे मैं भी जाता रहता हूँ, मेरे पापा भी काफी साधना में भी रहते हैं और काम भी करते रहते हैं। तो एक शायद कहीं ना कहीं प्रवृत्ति भी होती है सर, हो सकता है हम लोग की इतनी प्रवृत्ति अभी सुधरी नहीं है, तो हम लोग जी, तो कुछ जी, भी जी, ऐसा जी, होता हुआ जी। देखते हैं तो हंसी तो आ जाती है सर हमको। हुँ, मतलब हम तो हुँ, पकड़ हुँ। लेते हैं कभी, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ अटपटा हो ही जाता है। नहीं, नहीं, बिल्कुल होता है भाई साहब, अगर खोजेंगे तो बहुत होगा, लेकिन हाँ, यहाँ तो सारा दिमाग ये लगा हुआ है कि जो चीज़ खोज रहे हैं, वो मिल नहीं रही है, तो परेशान तो हाँ। आदमी उसमें है, कि उससे अच्छा इसमें मैं कैसे आपको एक उसको। किस्सा बताता हूँ सर। मेरे फादर बताते हैं, वो जैसे उप प्रभारी है राजस्थान के, तो वहाँ कई जिलों को देखना पड़ता है उनको। तो वहां पे एक है, मैं नाम तो नहीं लूंगा उनका, तो वो एकदम अलग व्यक्तित्व है, काम बहुत आगे बढ़ बढ़ के करते हैं। गुरुदेव के तो क्या है कि हीरे हैं सारे, लेकिन ये क्या शिव जी की बारात है। अब वो उनको क्या लगता है, हर चीज कोई भी शांति कुंज का इनिशिएटिव है, वो चेतना केंद्र कहीं का भी हो, वो उसके खिलाफ एक चिट्ठी लिख देते हैं चिन्मय भैया को कि ये चीज सही नहीं है। ऐसे जब ज्योति कलश आज में भी उन्होंने चिट्ठी लिख दी। जब तो सब्जियां पापा मिला तो मैंने ले ली, चाय पी ली। तो पापा जब वो चीज बताते हैं तो एक तो ये होता है कि परेशान होके नहीं बताएं नहीं कि यार ये नहीं चीज बता क्यों कर दी, ये तो कैसा गलत नहीं है, लेकिन पापा क्या है, हमेशा बात करते हैं। लेकिन जब हमें से उनको समझाते हैं तो वो हंसते हुए बताते हैं कि यार ऐसा भी हुआ। तो क्या प्रवृत्ति अब उनकी है कि हर चीज को हंसी मजाक में लेकर के, और अगर नहीं, परेशान हो जाओ तो फिर कितनी चीजें ये तो लोगे। बिल्कुल सही कहा भाई साहब, ये तो बिल्कुल सही है कि परेशान होने की प्रवृत्ति लगभग खत्म सी हो रही है, बस परेशान तो बढ़िया है नहीं सर होती। दोनों। हाँ, तो फिर सर ये हर आनंद चीज़ की को स्थिति तो। है, तो ये हुँ, आनंद की स्थिति है, फिर बढ़िया है सर। जय ईश्वर गुरुदेव। हर आप लोगों जगह की है। बात सुनी, मैं बीच में बोलने मैं बीच में दखल दे रही हूँ, मुझे क्षमा करना बच्चों। ऐसा होता है ना कि हंसने वाला आदमी जब चुप होता है तो पहले तो बड़ा गुमसुम सा होता है, चारों तरफ देखता है, फिर सोचता है अच्छा हंसी बंद करके देख लो, फिर होता है कि अच्छा हम सबके हिसाब से चले, हमसे कोई नहीं चल रहा है। और फिर ऐसे में ये होता है कि सारी झंझटें छोड़ करके एक तरफ झट चले जाओ जरा खुले में। और जब खुले में जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। हमारी कॉलोनी में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो ना दोपहर देखते हैं ना शाम देखते हैं, आंटी जी कर करके बुला बुला के अपने संगी साथियों को जोड़ लेते हैं, उसी में मस्त हो जाते हैं, घास पत्ती जो मिलता है उसमें खेलते हैं।
तो हम जी, कभी उन जी। लोगों को देख करके हँसते हैं बैठ करके। फिर हम सोचते हैं अच्छा हमारा बचपन भी तो ऐसे ही था। तो चलो उस तरह से हाँ, खुल के हँसी नहीं आती लेकिन हँसी की तरफ जाने लगते हैं। तो हम सब बड़ों को भी यही सोचना चाहिए, अपने बच्चे आए, अच्छा चलो छोड़ो स्कूल की बात बाद में सुनेंगे, पहले आओ खाओ पियो, हम तुम खेलें बोले, हम तुम आराम बिल्कुल, करें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो तो इस तरह से अपने बच्चों को भी अगर हम बहलाएँ, तो हमारा मन तो पहले बहलेगा। तो बच्चे भी हुँ, सोचेंगे अच्छा डाँट नहीं पड़ी, अच्छा तुमसे गलती हुई होगी ना छोड़ो, बाद में सुन लेंगे, बाद में सॉल्यूशन दे देंगे। तो हम लोगों को छोड़ो-छोड़ो भी करना चाहिए। हाँ जी, क्या बिल्कुल सही। जी दीदी, क्या जी दीदी, बहुत अच्छा। बोझे की गठरी लादे हुए हैं कि ये भी है, ये भी है। अरे घर में किसी का मुँह सूझ जाए, नहीं कोई बोल रहा है छोड़ो, ये तो नहीं है ऐसे, जाने दो, हम जा रहे हैं जाकर के कुछ नहीं तो मैदान में जाकर के हँस लो, एक्सरसाइज में ठहाके लगाना सिखाते हैं। जी। सॉरी, मैं बिल्कुल बहुत सही कह तेज़ी से बोल रही हूँ और बिल्कुल सही मेरा कह रहे दाँत हैं। भी लगा हुआ है, आप लोग भी सोच रहे होंगे पता नहीं क्या बोल रही हैं। नहीं, लेकिन मेरी नहीं बिल्कुल। भाषा नहीं, आपको समझ में आ रही है बहुत कि सही, नहीं? बहुत बहुत बढ़िया बोल रही हैं आप। सिर पे गठरी हटाने पे जो है काम बनेगा कुछ। हमारी अरे अम्मा, उनकी आप जो सिस्टर थी, उनकी तबीयत खराब रहती थी एक आखिरी टाइम पे भी, लेकिन वो हंसमुख बहुत थी। तो कहती थी विक्की जब मैं मरूं ना, उनको नमकीन बहुत पसंद थी, भुजिया, तो जब मैं मरूं ना तो भुजिया उछाल दियो मेरे ऊपर। तो क्या है, एंड तक व्यक्ति की मनस्थिति होती है कि ठीक है यार, जो है दुख तो मिलना ही है, क्या है, जब आए शरीर के तो सब होंगे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसी होनी चाहिए कि आनंद लिया जाए इसका। ये तो एक चीजें बहुत अच्छी आज मिली जो है स्वाध्याय से, कि इसका भी थोड़ी तरीका अपनाना पड़ेगा। जी भाई कुछ साहब। नहीं ये तो क्या है डॉक्टर स्मैशिंग साहब, ही हो जाएगी। कि हम जब चिंतन डॉक्टर मनन करते हैं डॉक्टर ना, साहब कुछ तो कहना चाहते चिंतन हैं। मनन करते-करते जी, जी। हम उसी चिंतन मनन में ही घुस अ, जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उसमें साहब से निकालना चाहिए 1 को घंटे मौका को। दिया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। जय जी गुरु। प्रहलाद जी भाई साहब और डॉक्टर साहब, प्रहलाद जी भाई साहब जी आप पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे जी। जी भाई साहब, समूह को मेरा सादर प्रणाम। जी भाई हम साहब लोग प्रणाम। के आदर्श गुरुदेव हैं और उनसे बड़े साधक शायद हम लोगों में से कोई नहीं होंगे। तो गुरुदेव का विनोद और हास्य का 2 छोटा-छोटा प्रसंग आप लोगों को सुनाना चाहते हैं, जो कहीं हमने पढ़ा था। गुरुदेव अपने कार्यकर्ता लोगों के साथ बैठे हुए थे और कुछ माने आनंदित बात हो रही थी। इस बीच में एक आदमी आया, थोड़ा घबराया-सा था। बोला कि बोलिए क्या बात है? वो पहचानता भी नहीं था गुरुदेव को। क्या बात है? तो बोला कि हमें शांति चाहिए। तो बोल तो गुरुदेव ने कहा कि शांति चाहिए तो चले जाओ त्रिपदा भवन में, वहाँ पर 3rd फ्लोर पर वो मिलेंगी, सफ़ेद साड़ी पहने होंगी। तो बोला कि नहीं, नहीं उस शांति की बात हम नहीं कर रहे हैं, हमको शांति चाहिए। वो सब कोई वहाँ हँसने लगे। एक प्रसंग ये और दूसरा प्रसंग ये कि गुरुदेव अपने कार्यकर्ताओं के बीच बैठे हुए थे, उसमें एक शिष्य उनके थे, वो लंबी-चौड़ी दाढ़ी रखे हुए थे, पीला कपड़ा पहने हुए थे, बड़ा-सा चंदन किए हुए थे। तो एक आदमी मिलने आया तो गुरुदेव को पहचानता नहीं था। वो पूछा कि गुरुजी कौन हैं? गुरुजी से मिलना है। तो गुरुदेव ने बताया कि यही वाले हैं, वो जो जिनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी। वो आदमी उनका पैर पकड़ लिया। अब वो ला कह रहा है कि भाई हम गुरुदेव नहीं है, वो हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि देखो जो झूठ बोल रहे हैं, यही गुरुदेव हैं। तो खूब लोग हंसे। तो उतने बड़े साधक होके उतने विनोदी स्वभाव के थे और जी साधना जी, तो ये तो विनोद विनोद बीच बीच में विनोद का तरीका जो है ये अपनाना पड़ेगा प्रहलाद बिल्कुल, जी, भैया। जी, बिल्कुल जी। सही, आपने सटीक उदाहरण दिए सर। अच्छा, बाबूजी का भी ऐसा ही है। लाल बिहारी बाबूजी का भी जो मैंने व्यक्तित्व देखा है, आप में से कई लोग जानते होंगे, उनकी भी जो समझाने की कला है, वो जो बैठ के समझाते हैं, अगर तुमको 3 घंटे भी सुना जाए तो कोई बोर नहीं हो सकते 1 सेकंड के लिए भी। उनका समझाने का तरीका इतना रोचक है और उनके अंदर वो मस्ती भी दिखती है। तो मैंने कहा अध्यात्म में भी मस्ती लाता है बहुत, मतलब चिन्मय भैया कोई सुनो, किसी को सुनो, मतलब गंभीरता तो होती है लेकिन कभी अवसाद नहीं दिखता चेहरे पे, हमेशा वो मस्ती रहती है। तो वो भी ठीक है। जी भैया, बिल्कुल। डॉक्टर साहब जी। जी, सभी को हंसी भरा प्रणाम। अब हम पहले ये शुरू करेंगे, सब लोग हैं। गुरुदेव की पुस्तक है कि निरोग जीवन का राजमार्ग, जिसमें लिखा है, लास्ट वाला जो चैप्टर है
उसमें है कि हास्य उपचार सर्वोत्तम, उन्होंने बहुत सारे उपचार लिखे हैं, फिर उसके बाद सर्वोत्तम लिखा है, इसको देखिए। और गुरुदेव ने जो इतने साल पहले, देखिए 40-50 साल पहले करीब ये लिखा गया होगा, ये वाङ्मय में जो भी अभी है, और लेकिन उसको प्रैक्टिकल में साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए उन्होंने कुछ लोगों को लगाया है। पहले तो विदेशों में रिसर्च होती थी, क्लब खुल रहे थे, लेकिन अब वो वैज्ञानिक रूप से कैसे सिद्ध हुआ है। डॉक्टर मदन कटारिया हैं, ये मुंबई के एक मेडिकल डॉक्टर हैं, एमडी हैं, वो अपना बताते हैं कि मैं बहुत परेशान रहता था स्ट्रेस के मारे, इतनी लंबी लंबी ड्यूटी और क्या क्या बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। तो उन्होंने एक बच्चे को हंसते देखा कि ये बच्चे कितने निष्पाप हो गए, इतना कुछ चीजें हंस रहे हैं, किलकारियां मार रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं भी हंसने की कोशिश करूं। तो उन्होंने इस पर ऐसे ही 4-5 लोगों ने मिलकर, उनकी वाइफ और 2-3 लोगों ने मिलकर पार्क में हंसना शुरू किया। अब वो लाफ्टर योगा क्लब जो है इंटरनेशनली लेवल पर 120 देशों में, अभी 2 साल पहले का वीडियो है, अब तो और भी ज्यादा हो गया होगा, 120 देशों में फैला हुआ है। और ये 400 उस पर पेपर पब्लिश हो चुके हैं। विज्ञान ने सिद्ध किया है कि हंसने से हमारे शरीर में क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या चेंजेस होते हैं। 400 से ज्यादा तो अभी 2 साल पहले, अभी और ज्यादा हो गए होंगे। तो यह विज्ञान सम्मत, विज्ञान ने इसको जो है सिद्ध कर दिया। अब देखिए, ईश्वर ने ये हंसने का वरदान, मुस्कुराने का, सिर्फ मनुष्य को दिया है। आप और देखा कोई जानवर, मैंने तो नहीं देखा कि हंस सकते हो। तो इसके जो इतने, ये काफी लंबा टॉपिक है, थोड़ा सा हम लोग पढ़ देते हैं। तो ये गुरुदेव ने फिर उनको इस काम में लगा दिया। गुरुदेव अपना जो लिखते हैं ना, लोगों को पकड़ पकड़ के इसलिए लगा देते हैं। तो उन्होंने इंटरनेशनल जो लेवल पर ये सब इसको फैला दिया है। उनके कोर्सेज भी डेवलप हो गए हैं, अलग अलग लेवल 1, लेवल 2, और क्या क्या इससे फायदे होते हैं। वो लोग इसको कंबाइन करते हैं, मतलब 3-4 लेवल पे कंबाइन करते हैं कि उसमें सांस ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो ही जाती है, हंसने का हो ही जाता है, साथ में मैंने देखा वो जो वो बताते हैं उस पर चक्र भी एक्टिवेट होते हैं। वो हो हा 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 इस तरह से करते हैं, तो देखा तो नीचे के चक्रों पे एक्टिवेशन होता है। आप लोग करके देखिएगा जब भी इस तरह के वो करेंगे। फिर वो आगे कई तरह की उन्होंने एक्सरसाइजेज इस तरह डेवलप कर ली हैं। मैं उनका एक वीडियो भेजूंगी जो जयपुर में उन्होंने कराया था, करीब 2 साल कुछ साल पहले का है। बाकी इंग्लिश में बहुत सारे वीडियोस हैं, तो आगे बहुत सारे आ जाएंगे। तो इसके मेडिकल बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो हम लोग शॉर्ट में थोड़ा सा देख लेंगे। तो एक तो बॉडी डिटॉक्स है, उन्होंने तो बहुत डिटेल में जो स्टडी हुई है, 400 से ज्यादा पेपर पब्लिश हुए हैं, उस पर सब उन्होंने डिटेल बताई है। पर बॉडी डिटॉक्स होती है वो इसलिए कि हम लोग जब इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, फिर मतलब हंसने में जो वो लंबा जाता है ना, वो कहते हैं लंबा हंसो, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा निकलती है। ये हम लोग उसमें भी जानते ही हैं कि प्राणायाम में मेंटल डिटॉक्स होता है, इमोशनल डिटॉक्स होता है, बॉडी को एल्कलाइन करने के लिए उन्होंने तो, उनकी तो लंबी लिस्ट है, पर अभी समय नहीं होगा तो हम लोग फिर उसको बाद में देखेंगे कभी। तो विदेशों में इतने लाफ्टर क्लब खुले हुए हैं, और बहुत सारे तो कई हजार तो अपने देश में भी हैं। और स्माइल क्लब्स, अब तो यह है कि स्माइल क्लब खोलने पड़ रहे हैं लोगों को कि अभी क्या करें। तो वो उन्होंने ताली के संग इसको कंबाइन किया हुआ है, और इस तरह से वो बहुत सारा, इसका मैं थोड़ा पढ़ना चाहती हूँ जो उनका है। अखंड ज्योति में 4-5 बार ही उनका ये चैप्टर आ चुका है इनके बारे में। डॉक्टर 15-20 साल पहले भी मैंने पढ़ा था, और अभी भी, अभी तो कुछ साल से नहीं आया कि ये लाफ्टर क्लब क्या है, और डॉक्टर मदन कटारिया के बारे में। तो ये कहते हैं कि हमारे इसमें हैप्पीनेस डे इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाना पड़ रहा है, बताइए, लाफिंग डे, उसके लिए भी दुनिया में डे मनाना पड़ रहा है। तो ये उन्होंने शुरू की थी, शायद 6 मई को है। तो वो कहते हैं हमारे देश का हैप्पीनेस ग्राफ कैसा है। हम लोग इतने आशावादी अपने को बताते हैं, तो हमारा अब 21-22 तक 3 पॉइंट जो है थोड़ा सुधर गया है, जबकि पहले हम 139वें पायदान में थे, अब 136वें नंबर में, हंसने में, खुशी में सोचिए जरा। तो लाफ्टर योगा कम्युनिटी के इतने सारे देशों में फैला हुआ है। अब हम इसमें जरी शरीर और मन को ये पूरा डिटॉक्स करता है, इम्यूनिटी बढ़ती, ये सिद्ध हो गया है। स्वस्थ रहने का सबसे सस्ता, टिकाऊ और प्रभावशाली उपाय अभी ये हंसना है। अब कुछ नहीं होगा तो आप मान लीजिए, तो आप एज एक्सरसाइज की तरह, योग की तरह ऐसे हंस लिए। बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज है, इससे नुकसान कुछ नहीं है। हाँ, बहुत ज्यादा अगर जोर से आप कर तो कहीं पर ऐसा ना हो कि मतलब कहीं अति उत्साह में आके वो रावण वाले जो एक्टिंग करते हैं, हंसते हैं, तो कहीं लंग्स के ब्रोंक्यूल ना फट जाए, ऐसा ये ध्यान रखना है। तो ये कहते हैं कि लाफ्टर योगा के बारे में एक इसमें 3-4 तरह की क्रियाएं बताते हैं। एक में तो नाक से लंबी सांस ली, हंसते हुए सांस छोड़ना है,
इनका वीडियो देखिएगा और इसको वो करना चाहिए। आजकल तो भारत में भी जगह जगह पार्कों में लोग योग करते हैं, उसके बाद लाफ्टर प्रैक्टिस करते हैं, लाफ्टर योगा करते हैं और एक दूसरे को अलग अलग व्यायाम है। हंसने से एंडोर्फिन स्त्राव होता है। एंडोर्फिन हम लोग जानते हैं जो हैप्पीनेस हॉर्मोन्स होते हैं, ये होता है जो फील गुड हार्मोन होते हैं, हैप्पीनेस होते हैं, ये निकलते हैं। इससे लोग खुश रहते हैं, दोस्त बनते हैं, सामाजिक दायरा बनता है। तो आप बहुत ज्यादा हंसी के फायदे बता रहे हैं ये डॉक्टर कटारिया कि हंसी इस तरह से लंबी होनी चाहिए। हास्य योग, और ये कम से कम 10 मिनट से 15 मिनट अगर करेंगे, अगर आप कोई और योग नहीं करते तो इसके मिले जुले फायदे बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, कोई कारण अभी हो तो हंसना चाहिए, वो कहते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन को ये नहीं पता चलता कि आप बिना बात के हंस रहे हैं या खुशी के मारे हंस रहे हैं। आप उसको एक्सरसाइज की तरह कर लीजिए। हास्य योग सिखाता है कि अच्छे वक्त में नहीं, बुरे वक्त में भी हंसा जा सकता है, अपने पर ही हंस लें। हाँ, हमें वो ध्यान रखना है, किसी की कमी कमजोरी पर हमें नहीं हंसना है। जैसे गाँव कस्बों में पहले कोई मोटा है, पतला है, ये है वो है, या किसी कोई प्रॉब्लम है, तो उस पर हमें नहीं हंसना, उसका परिहास नहीं करना है, उसकी सहायता करनी है जो कुछ हम कर सकें। अरे अपने ऊपर ही हंस लो अपने बहुत। और एक नया तरीका और है, गुरुदेव ने भी सिखाया है, तो बच्चों के संग हंसना बहुत अच्छा होता है। पार्क में जो बच्चे होते हैं, और अपने गुरुदेव माता जी के बच्चे बन जाओ, मैं तो यही करती हूँ, और उनके संग ही हंस लीजिए जाके भाव में। और बच्चे लड्डू गोपाल, ये जो बच्चे हैं, इनके संग हंस लीजिए, बाल गोपालों के संग जो बाल कृष्ण, और ये सब बहुत सारे तरीके हैं। वैसे कुछ भी नहीं तो उसको एक्सरसाइज की तरह हंसिए, तो खुद ही आपको उससे फर्क पड़ जाएगा। और गुरुदेव ये लिखते हैं इसमें कि अब ये अभी तो उन्होंने बता दिया है कि ऑक्सीजन इंटेक बढ़ता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, और एल्कलाइन बॉडी होती है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो हम लोगों को इसको जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं वीडियो भेजूंगी आप कुछ भी। फेस के मसल्स, जितने सारे फेस के मसल्स हैं, मुस्कुराने और हंसने से उन पर इतना पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। चेस्ट और लंग्स के जो मसल अभी बताए हैं गुरुदेव ने, अभी तो बहुत सारी इसमें रिसर्चेस हैं, तो उसको कभी ऐसे हल्का छोटा सा समराइज करके बता देंगे। बस ये है कि सार ये है कि हंसना जरूर चाहिए, लाफ्टर क्लब का मेंबर हमें भी बनना चाहिए, और अपने इसके सेशन के बाद भी चाहे तो 2-4 मिनट के लिए वो कर लें। हाँ हो, उन्होंने बहुत तरह के इस तरह डिजाइन किए हैं कि जिनसे अलग अलग चक्रों पर अलग इफेक्ट पड़ता है। इवन कैंसर तक भी रिसर्च हुई है कि जिन लोगों ने इसको साथ में किया है, वो इम्यूनिटी बढ़ती जाती है ना, और अच्छे हार्मोन सीक्रेट होते जाते हैं, तो उसमें भी बड़ा फायदा मिला है। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी देनी थी। सबको प्रणाम जी, धन्यवाद। डॉक्टर जी डॉक्टर साहब, साहब, इसमें जितने भी तरीके हैं, एक एक तरीके के रोज जो है क्लास के लास्ट में 2 मिनट इसको बताते जाइएगा, तो लोग हंसना भी सीखेंगे और हाँ तरीके भी जान जी जी, जाएंगे। मैं वीडियो भी भेजती हूँ उसमें। उनके तो 50वां वीडियो, पूरे विदेशों में लोग, वो कहते हैं आप कुछ भी नहीं तो हमारे संग जूम मीटिंग, हमारे संग हंस लीजिए। तो विदेशों में लोग इसके पीछे पागल हो रहे हैं बिल्कुल, और हम लोगों को पता ही नहीं है। तो मैं एक दो वीडियो नहीं नहीं, भेजती हूँ, ये आगे चीजें वाला। हमको जी ये जी, चीजें तो हमको आपको प्रैक्टिकल में, अमन भैया प्रैक्टिकल में 2 हाँ मिनट हाँ कराएंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने आप ये हम लोग का क्लब हाँ, बना हुआ अमन है, भैया कराएंगे। तो इसका लाभ हम लोग को अमन मिलता भैया ही है। जी। अब लाफ्टर क्लब भी खोलेंगे हम। इसके लिए हाँ, तो मैं विवेक सोच भैया, रहा हूँ विवेक हमारे पास भैया सब है। करवाएं तो ज्यादा इससे बढ़िया बढ़िया कुछ नहीं हाँ होगा। हाँ भैया, मैं जी तो जी, सब करवा दूंगा, मतलब चलिए हंसने वाले तो विवेक भैया ये करा दो। एक्टिविटीज में मेरे को तो बातें बहुत सारी है, मेरे पास तो नहीं नहीं, बातें बहुत बहुत बढ़िया सारी है। हो जाएगा, क्योंकि इससे क्या होगा ना, इस हाँ चैप्टर का पूरा चिंतन मनन अपने आप होता जाएगा। जी, और आप अपने हाँ, आप देखेंगे, खुद ही प्रैक्टिकल आपको हो भैया अच्छी एक चीज फीलिंग जाएगा। देखी, आएगी ना। हाँ जी 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 और जी। भैया एक चीज आपने नोटिस की, जैसे आज भी गांव के बच्चे या उनको देखोगे ना, वो खुल के हंसते हैं, मतलब उनकी प्रवृत्ति अपने शहरों के बच्चों में ज्यादा कम दिखती है। और मेरे को लगता है बचपन में जब बच्चा थोड़ा बोलना नहीं सीखता, तब तक तो खुल के अपना जो उसका होता है स्वभाव वैसे हंसता है। फिर जब हम उसको फोर्सफुली डालते हैं ना एडिकेट्स और ये जो इंग्लिश के इन सब प्रपंचों में, अभी जैसे हमारी सोसाइटी में मैं तो बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व करता हूँ, तो बच्चा क्या है, अब आधे बच्चे इंग्लिश में आधे बच्चे हिंदी में, तो हिंदी वाला अपने आप को इन्फीरियर महसूस करने लग जाता है। हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग सब एक ही भाषा में बात करते थे, हंसते रहते थे, सबकी सबको समझ में आती थी। फिर बच्चा आजकल बहुत जल्दी उसको हम लोग ये दे देते हैं यूट्यूब और इन सब का चैनल बना के, उसको कुछ ना कुछ सिखाते हैं। अपने पास तो पहले इतने पैसे नहीं होते थे, अब हर बच्चे का अपना यूट्यूब चैनल, तो वो इतना पॉजिटिव हो जाता है, बच्चा ऑब्सेस हो जाता है बचपन से ही कि वो हाँ मैं ये हूँ वो हूँ। और फिर जैसे उसकी टीनेज शुरू होती है, फिर उसके अलग प्रपंच शुरू हो जाते हैं, फिर वो सजना सवरना उसमें, और फिर जॉब आ जाती है, जॉब में फिर उसके अलग डंडे शुरू हो जाते हैं।
तो लगता है वो जो स्वाभाविक, वो जो पहले अपना एक वो जो बढ़ने का क्रम था ना, हंसते खेलते और वो सब, वो चीजें कम होते जा रही है और हम भारी चीजों में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। गाँव के बच्चे आज भी वही हंसते ठहाते बिल्कुल वैसे से नजर आएंगे, बारिश होएगी खेलने निकल जाएंगे, और स्कूल की छुट्टी होगी बस्ते टांग टांग के भागते रहेंगे। और हमने बच्चों को जितना पॉजिटिव और जितना सिक्योरिटी में डाल दिया ना, और एटिकेट्स और इंग्लिश के नाम पे जितना उनको हम ग्रूम करना चाहते हैं, वो अपने स्वभाव से हटके दूसरे स्वभाव के हो जाते हैं। वो हमारे सैमसंग में कहते थे कि सैमसंग में क्या होता है, शेर को लाते हैं, पहले उसको काला कलर करते हैं, अब उसको कहते हैं अब तू बकरी है, और फिर उससे कहते हैं अब तू मैं कर। तो क्या है, शेर को बकरी बनाने का काम आजकल हमारे स्कूल में और हमारे घरों में होता है। अगर उसको वैसे ही रहने दिया जाए, उसके पूरे ट्रेड्स को निखरने दिया जाए, तो ये चीजें बाहर से भी सिखाने की जरूरत नहीं है। बच्चे के, हर व्यक्ति के अंदर स्वतः ही होती है, हंसना खिलखिलाना एक वो प्रवृत्ति होती है। बस वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स और वो सब उन्हीं चीजों से आता है जब वो कंपेरेटिव और उन सब चीजों में जाता है। मेरे को तो इस तरह का रीजन ज्यादा लगता है ये। जी भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब एक कुछ हमारा गांव और उसमें सामाजिक भी है कि लड़कियों को जोर से क्यों हंस रहे हो, ये आगे चल के अच्छा नहीं लगेगा, जैसे अभी बताया था दांत की खिला नहीं करना है। दूसरा क्या है, आजकल ये वो हो गया है कि जो जितना सीरियस रह रहा है उतना ही वो जो है बड़ा या संपन्न है, या वो मतलब एक अजीब सा फेस पर वो। तीसरा, लोगों को एक अलग सा दिमाग में आ गया है कि जो जितना आध्यात्मिक है तो उसको मुंह लटका के रखना चाहिए, वो आध्यात्मिक विचारधारा का। तो ये बड़ी अजीब अजीब समस्याएं हो गई हैं। तो इसलिए सब हंसी खुशी बंद हो गई है, लाफ्टर क्लब खोलने पड़े, बताइए हंसने के लिए भी इलाज करना पड़े। तो इस पर हमको इस सब के लिए ठीक करना पड़ेगा। हाँ सही बात है वैसा है, अपने अपने तरीके ढूंढने पड़ेंगे। और उसको हेल्थ के लिए हंसिए चाहे कुछ करिए, तो हंसी है। बस ये कि वो ब्रेन जो है वो उससे ब्रेन को नहीं पता होता कि आप किस लिए हंस रहे हैं, बस वो उसके फायदे दे देता है। जी, तो सबको प्रणाम। बिल्कुल बिल्कुल। जी बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। मुक्ता जी आपका हैंड रेज है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मुक्ता पाठक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी किशोरी दीदी कुछ कहना चाह रही है। जी किशोरी दीदी जी। प्रणाम सभी को। दी प्रणाम। बाबूजी भी कहते हैं गायत्री मंत्र का इतना लंबा सा अर्थ ना याद रहे तो एक छोटा सा अर्थ, आनंदमय कोश में कीप स्माइल, हमेशा मुस्कुराते रहो। और हम सबका वास्तविक स्वरूप भी तो वही है, अखंड आनंद का, है ना। वो वास्तविक ही स्वरूप है। एक छोटा सा आज वीडियो देखी, मैं शेयर करना चाहूंगी। वो हास्य का था कि वो एक विदेशी महिला ने भारत में आके कॉल फोन लगाया, कुछ कंप्लेन दर्ज करना होगा, शिकायत दर्ज करना होगा, तो कॉल लगाया। तो उधर से जो कॉल उठाया वो बोलते हैं हेलो मैडम, बोलिए, नहीं करने हिंदी करने के लिए एक दबाइए, फिर वो करने के लिए दो दबाइए, ऐसे। तो वो उसने हिंदी में एक दबा दिया, तो उधर से बोलता हेलो मैडम क्या शिकायत है आपकी, बोलता हेलो नहीं नमस्ते। वो विदेशी महिला सिखा रही है भारत को। उसके बाद बोलते हैं मैडम नहीं महोदया। उसके बाद आगे तो वो सर पीट रहा है, फिर बोल रहा है अच्छा सॉरी मैडम, सॉरी महोदया, सॉरी नहीं क्षमा। फिर आपकी आपकी कंप्लेन आगे हम अफसर तक पहुंचा देंगे, है ना, क्या बोलते हैं आप, सीनियर अफसर तक पहुंचा देंगे आपकी कंप्लेन। कंप्लेन नहीं शिकायत। और अफसर नहीं, क्या वरिष्ठ अधिकारी। अधिकारी। मैं भी खूब हंसी। प्रणाम ये सभी। ऐसी मेरे को याद आया, लॉकडाउन में ऑनलाइन बहुत चले थे, यज्ञ भी ऑनलाइन होने लग गए थे और गोष्ठियां भी ऑनलाइन होने लग गई थी। तो पापा ने भी हमारे शुरू किया था जयपुर में, तो कई लोग 100-150 लोग जुड़ते थे, तो उसमें मैं भी जुड़ जाता था। लेकिन मेरी प्रवृत्ति हमेशा क्या है कि हंसी मजाक करने की है, तो उसमें जैसे पूछता था कोई कि अब ये अगला करना चाहते हैं, जो जो कहना चाहे इसमें सहमत है वो बोल दीजिए सहमत है, तो तभी वो अनम्यूट होता था। तो और कोई बोलता नहीं था, मैं अनम्यूट करके कह जाता सहमत हूँ, तो बस वो चीज क्या है पास हो जाती है। तो ऐसी वो मतलब कुछ कुछ ऐसे करते रहना चाहिए जिससे क्या है आनंद बना रहे वैसा ही स्थिति होती चाहिए।
गुरुदेव कहते हैं ना दर्पण साधना करो, वो किस समय करवाते थे मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि शीशे के सामने खड़े होकर के अगर हम तरह तरह के चेहरे बनाएं और दर्पण साधना में देखें कि हम खुश चेहरे के साथ में, उदास चेहरे के, गुस्से के साथ में कैसे लगते हैं, तो अपने आप ही हंसी आने लग जाएगी। अरे हमारे को इतनी इतनी कला आती है, हम इस तरह से भी कर सकते हैं क्या? और फिर दूसरों के सामने करेंगे तो दूसरों को भी हंसी आनी चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। सही। जय गुरु। बहुत बढ़िया। जी, बहुत बढ़िया। राजेंद्र जी की राजेंद्र भाई साहब की बात से जैसे ये लग रहा था कि जो भाई साहब कह रहे थे कि जैसे साधना में, तो हमारा भी पहले यही था कि जो स्कूल में थे उस समय, तो बहुत हँसना और बहुत सारी चीज़ें जो है कभी गंभीर रहे नहीं। मतलब इतना ज़्यादा ये रहता था कि क्लास में कुछ भी हो जाता था तो सबसे पहले टीचर हमें ही खड़ा कर देते थे कि तुमने ज़रूर कुछ किया होगा, भले किया हो चाहे ना किया हो। तो इतना मतलब बिल्कुल ऐसा था एक वैसा। शरारती थे। जी, जी, जी। और हँसते और वो सब कुछ करते रहना। लेकिन जैसे साधना में हम साधना में क्या धीरे-धीरे जैसे ये हुआ तो हमें लगा कि जैसे आप कह रहे थे ना गंभीरता, तो कुछ लगा तो सही गंभीरता बढ़ी है, लेकिन उसके बाद में एक फ़ेज़ ऐसा लगा कि ऐसा तो नहीं गंभीरता बिल्कुल ही एक ऐसा होती जा रही है कि हमें समाज से अलग करती जा रही है बिल्कुल। जी तो ये जी अनुभव जी होने जी। लगा फिर कि ऐसा तो नहीं ओह, हम बिल्कुल एकदम कट के एकदम अलग से खड़े हो जाएँ जाके। तो फिर ये आने लगा कि ये सही अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म का मतलब है ठीक है, गुरुदेव ने यहाँ पे कहा है कि लास्ट में इस बात को कहा है, इसके साथ ही अपनी बात को समाप्त कर देंगे कि भोला हास्य नहीं, ठीक है? भौना हास्य नहीं अपितु स्वभाव में सहज सौजन्य से भरे विनोद का समावेश व्यक्तित्व को कितनी विभूतियों से भर देता है। तब ये समझ में आया कि भौना हास्य ना हो, लेकिन सौजन्य से भरा विनोद तो ज़रूर होना चाहिए, जिससे व्यक्तित्व इसमें कितनी विभूतियों से भर देता है। तो तो फिर हमें ये समझ में आया कि अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल एकदम समाज से कट के हम अपने आप को गंभीर दिखाएँ। गंभीरता हो, लेकिन हमारा है। सहज विनोद और ये सब नहीं छूटना चाहिए कहीं पर। जी। और अमन भी अपन तो हंसे हैं, काफी हंसे हैं साथ में। जी। इसमें जी, तो हाँ, विवेक भैया कुछ कह रहे थे क्या? मैं कह रहा था अपन तो काफी हंसे साथ में सेक्टर 10 में थे जब साथ हाँ, साथ। हाँ। जी, जी, जी। तो फिर वो समझदारी है थोड़ी-सी विकसित होने लगी कि बिल्कुल हम ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब आनंद और ये हँसी में कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए, विनोद में कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जी भैया। ये तो आज के सामने से तो ये सीख मिली भैया। जी। तो अपने आनंद में, विनोद में, हँसी में कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गंभीर होना भी जो है गंभीर होना चाहिए, गंभीर विषयों पे कहते हैं ना गांधी जी बहुत गंभीर से गंभीर विषयों पे चर्चा करते थे। लेकिन उनकी कुछ ही समय बाद उनकी कहते हैं कि वहाँ पर जहाँ रहते थे, ठहाके की आवाज़ आती थी और इतने गंभीर विषयों पे भी चर्चा करते-करते ठहाके की आवाज़ आती थी। तो इसमें गांधी जी का कई बार उदाहरण दिया भी गया है इस चैप्टर में। तो आइए बहुत-बहुत आभार विवेक भैया आपको। ये चैप्टर को आपसे ही जो है गुरुदेव को सार संक्षेप करवाना था। तो और बहुत कुछ इसमें मिला भी और एक दिशा भी मिली। आप सभी को बहुत-बहुत आभार और इसी के साथ आइए हम लोग अपने जीवन में जो है ज़रूर कुछ न कुछ ऐसे मौके ढूँढते रहें कि हम लोगों को जो है प्रतिदिन कुछ न कुछ हँसने का मौका मिले। जी भैया कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं भैया बस कुछ। जी। हाँ, बहुत ठीक है। बहुत बढ़िया विवेक भैया, बहुत अच्छा लगा आपका। हाँ। जी। जी, जी ये जी। ऐसे गुरुदेव के सब जो है एक से एक बच्चे हैं गुरुदेव के जो जी। तो प्रणाम भैया। आइए इसी के साथ भैया एक पे ये इमोशंस पे ना एक बुक है एक्चुअली,
यू कैन हील योर लाइफ। तो उसमें जी ना हमारे हर इमोशन का मतलब कौन से इमोशन की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, तो वो पूरी लिस्ट दी हुई है। 15 नंबर का चैप्टर है उसका। उसमें हर मतलब हमारे इमोशंस, ये इस इमोशन की गड़बड़ी की वजह से ये वाला प्रॉब्लम हुआ है। जैसे सर्दी बुखार भी हो जाए, इवन एक्सीडेंट भी होता है ना, तो उसके पीछे हमारा ही कोई इमोशन होता है जिसकी वजह से हमको एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट ऐसा हो गया, अपने आप हो गया, ऐसे हम सोचते हैं। लेकिन नहीं, उसके पीछे भी हमारा ही इमोशन होता है। तो उसमें यही बताया गया कि जब आप खुश रहते हो तो आपका इमोशन फिर, या आपकी वो जो जो इमोशन में गड़बड़ी है उसको सही करने के लिए वो अफर्मेशन बोलना पड़ता है आपको, और खूब खुश रहना पड़ता है। तो ये अगर बुक आप लोग पढ़ना चाहे तो बहुत अच्छा लगेगा। जी दीदी, अमेज़न तो पे आप मिल उसका नाम जाएगी, डाल यू दीजिएगा कैन उसमें हील ग्रुप योर में। लाइफ। हाँ, हाँ जी, आप हाँ। ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा दीदी, तो और हम मैं सभी लोग भी उसको। मतलब जब भी अवगढ़े संस्करण पीढ़ी का हम लोग जब करते हैं, गर्भवती महिलाओं से मिलने जाते हैं, तो वहां पे यही पूछते हैं हम लोग कि आपको बच्चा कैसा चाहिए, हंसता हुआ या मुंह लटका हुआ या रोता हुआ। तो फिर तब वो खुद ही बोलने लग जाते हैं, नहीं नहीं हंसता हुआ चाहिए। तो हम फिर उनको बताते हैं कि माँ अगर हंसती हुई होगी तो बच्चा भी अपने आप हंसने लग जाएगा, वरना वो भी रोता ही रहेगा लाइफ लॉन्ग। तो आप अपना क्या चाहते हो, बच्चे के लिए क्या चाहते हो, तो फिर हंसने, तो रोज का रोज मैं पूछती हूँ बकायदा उनको कि आप दिन में कितनी बार हंसते हो, तो बता नहीं पाते, सोच में पड़ जाते हैं कि अरे कब हंसे हम। फिर उनको बताना पड़ता है कि आप हंसते रहो, हर छोटी मोटी बात पे हंसते रहो, अपने बच्चे के साथ हंसते रहो, अपने गर्भ संवाद जब भी कर रहे हो पेट के ऊपर हाथ रख के बच्चे को हंस हंस के बताओ, जो भी काम कर रहे हो हंस हंस के बताओ। तो अच्छा लगता है, मतलब सीखते भी हैं बहुत लोग, सबको अच्छा भी लगता है। जी भैया। जी छोटे दीदी। बच्चों को भी स्कूल्स में भी जा रहे हैं ना हम लोग, तो वहां पे बच्चों का मुंह लटका हुआ रहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं उनको पूछती हूँ, अरे आज सुबह से कितनी बार हंसे, नहीं भी हंसे होंगे ना तो एक दूसरे को गुदगुली करवा के हंसवाती हूँ मैं। तो अच्छा लगता है उनको, फिर एकदम खुल जाते हैं, फिर तब बात करने के लिए अपने आप तैयार हो जाते हैं, सब अपने दिल की बातें सब बताने लग जाते हैं तभी। मतलब उनकी दोस्ती भी हो जाती है एक दूसरे से भी और सबसे भी, और एकदम खुल जाते हैं उसी समय वो। जी भैया प्रणाम। जी जी दीदी, बहुत बहुत आभार दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये समय हो गया है, तो समय को भी हम लोग ध्यान में रखते हुए, क्योंकि विषय बहुत अच्छा है और चर्चा करने का बहुत मन है इस पे, लेकिन समय की मर्यादा को ध्यान रखते हुए इसी आज के स्वाध्याय को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को धन्यवाद देते हुए विवेक भैया को आज के स्वाध्याय के लिए, वाचन के लिए और सार संक्षेप प्रस्तुतिकरण के लिए बहुत बहुत आभार। इसी के साथ शांति पाठ। ओ शांति शांति शांति। ये समाप्त। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सभी धन्यवाद भैया भैया, लोग को प्रणाम। प्रणाम।